हेलो दोस्तों, कैसे हो। विद्या मंदिर ऑनलाइन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर क्लास 10 का जो हम फोर्थ लेक्चर जो आज स्टार्ट होने वाली है। और पहले हम थर्ड और फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पहला था कि ह्यूमन बेसिस रिसोर्सेज था और दूसरा था नेचुरल बेसिस रिसोर्सेज था। तो नेचुरल बेसिस रिसोर्सेज में हमने देखा था कि कितने प्रकार के रिसोर्सेज है। जो नेचुरल बेसिस था मतलब कि जो फॉरेस्ट हो गया नेचुरल बेसिस रिसोर्सेज हो गया, और कोल था, माइंस था, ये सब क्या है, नेचुरल बेसिस रिसोर्सेज था। ह्यूमन बेसिस रिसोर्सेज उसको बोला जाता है कि जैसे कि हमने डैम बनाया तो डैम से हमने क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। तब बताइए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया क्या, नेचुरली है? नहीं, क्या ये ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया हुआ क्या है, एक रिसोर्सेज है। और इस रिसोर्सेज को हमने यूज करके क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, तो ये ह्यूमन बेसिस रिसोर्सेज हुआ। तो हमने बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स, हमने उसमें बताया था कि फर्स्ट वाला वीडियो में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो हमने बोला था कि टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो फर्स्ट बताए थे बायोटिक और दूसरा बताए थे एबायोटिक। तो बायोटिक में बताया था कि ऑन एनी रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन आवर इन्वायरमेंटल इन ए लाइफ प्रोसेस। तो मतलब वैसा वैसा मतलब कि वैसा रिसोर्स है जिसके हमारे जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जीव होता है। मतलब लाइफ साइकिल क्या होता है उसमें प्रेजेंट होता है, वो क्या कहलाता है, बायोटिक रिसोर्सेज कहलाता है। बात समझ में? जैसे हो गया प्लांट, हो गया एनिमल, हो गया, ये क्या हो गया, बायोटिक रिसोर्सेज। और ये बायोटिक रिसोर्सेज हमने क्या बताया था कि वैसा रिसोर्स है जिसमें क्या होता है कि नॉन नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जीव नहीं होता, वो क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग, मतलब वो ए बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएगा। हमने बता दिया। अब हम बताएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हमने एक पहला पढ़ा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के आधार पर कितने रिसोर्सेज थे, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब दो ठो। अब दूसरा हम बता रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप के आधार पर हम कितने बताए थे, फोर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो पहला बताया था कि इंडिविजुअल बेसिस रिसोर्सेज था पहला, और दूसरा था कि कम्युनिटी बेसिस था, तीसरा था इंटरनेशनल रिसोर्सेज था, और चौथा था नेशनल रिसोर्सेज। तो हमने यही चारों अपने मतलब पार्ट जो 3 वीडियो था उसमें हमने लेक्चर में पूरा फुलफिल किया था। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं। तो देखिए हमारा जो ये अपना इंडिया है, तो अपना इंडिया नहीं भारत है। अब हमको भारत बोलना है क्योंकि हमारे जो 106 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2020 के मतलब 2023 में इसको क्या किया कि भारत के जगह पर, इंडिया के जगह पर भारत शब्द जोड़ा गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम आपको क्या बोलना है, भारत के, इंडिया के जगह पर हमको भारत हर जगह यूज करना है। तो भारत में क्या हुआ कि जो जो भारत के बहुत सारा टेरिटरी है, तो 28 टेरिटरी है। कितना टेरिटरी है, 28 टेरिटरी है और 8 यूटी है। तो उसके अंदर जितना भी रिसोर्सेस चलाएगा, जैसे कि कोल हो गया, माइन कोल हो गया, फिर ऑयल हो जाएगा, फिर चाहे रिफाइनरी हो गया, चाहे गैसेस हो गया। जैसे कि हम लोग आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि आप लोग बेलाडोना के नाम सुने होंगे, जो उत्तर छत्तीसगढ़ का बेलाडोना। तो छत्तीसगढ़ का बेलाडोना वाला जो एरिया है, ये माइन से रिच माइनल्स एरिया है। मतलब वहां पर सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है, कोल मिलता है, और क्या मिलता है, आयरन का भी कुछ भंडार वहां पर मिलता है। अब छात्र, और उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे झारखंड का सी भूमि वाला एरिया, मतलब झारखंड के जो सी भूमि वाला एरिया है, तो वहां पर भी कोयला और आयरन का भी मात्रा देखने को मिलता है। और उसके बाद में उड़ीसा में, अब हम देखेंगे राजस्थान वाला एरिया। तो राजस्थान वाला जो एरिया है वहां पर हम अधिक मात्रा में देखेंगे कि जो सीसा की मात्रा अधिक पाया जाता है, मतलब उसको ब्लेड बोला जाता है। सीसा और ब्लेड का मात्रा अधिक पाया जाता है, मतलब सबसे अधिक सीसा का प्रोड्यूसर है राजस्थान। तो हमने देखा कि राजस्थान से सीसा को क्या किया, प्रोड्यूस किया, और राजस्थान से सीसा को डिस्कवर किया। तो मतलब कि राजस्थान में पाए जाने वाला जितना भी रिसोर्सेस होगा, आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाला जितना भी रिसोर्सेस होगा, उड़ीसा में पाए जाने वाला जितना भी रिसोर्सेस होगा, any resources involved in our state of under the मतलब under the territory of India, मतलब कोई भी रिसोर्सेस हमारे इंडिया के स्टेट के अंदर आता हो तो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, नेशनल रिसोर्सेज। बात समझ में? अब हम नेशनल रिसोर्सेज के अंदर एक और रिसोर्सेज बताए थे कि कोस्टल एरिया से 22 मतलब कि एक न्यूटिकल माइल बराबर 22.2 किलोमीटर होता है। तो कोस्टल एरिया से, मतलब जो अपना कोस्टल एरिया है जिसको पेनिसुलर एरिया बोला जाता है, तो कोस्टल एरिया से 12 किलोमीटर की दूरी तक, कितना, 12 किलोमीटर की दूरी, कोस्टल एरिया से समुद्र में 12 किलोमीटर की दूरी तक, कोस्टल मान लेते कोस्टल एरिया से समुद्र के बीच में 12 किलोमीटर की दूरी तक जितना भी रिसोर्सेस आएगा, मतलब रिसोर्सेज मतलब समझ रहे हो, जितना भी रिसोर्सेज आएगा उसमें पेट्रोलियम भी हो सकता है, उसमें गैस भी हो सकता है, कोई भी रिसोर्सेज होता है उसमें। अब देखिए कोई भी हमारे यहाँ के जो लोग हैं अंदर में जाकर, समुद्र में जाकर फिशिंग करते रहते हैं। तो जो फिश भी क्या है, एक रिसोर्सेज है। तो क्या है कि हमारे यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे फिश मारने के लिए, तो 12 न्यूटिकल माइल, मतलब कि कोस्टल एरिया से समुद्र के बीच, मतलब कोस्टल एरिया से समुद्र से 12 न्यूटिकल माइल की दूरी तक ही हमारे भारत के लोग अपने मछली को मार सकते हैं, वहां के कोई भी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं।
बात समझ में? मतलब हम मोटा मोटी समझा देते हैं, किलोमीटर न्यूटिकल माइन तो नहीं समझ में आता वो चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग को हमेशा माइंड में रखना है कि न्यूटिकल माइन क्या होता है। बात समझ में? अब हम अच्छा समझाने का प्रयास करें कि 12, देखिए एक न्यूटिकल माइन बराबर कितना होता है, 22.2 किलोमीटर। कितना होता है? एक न्यूटिकल माइन इक्वल टू 22.2 किलोमीटर। तो 1 न्यूटिकल माइन में कितना होता है? 22.2 किलोमीटर। तो अब अपने समझिए कि 1 न्यूटिकल माइन इक्वल 22.2 किलोमीटर, तो हमको कितना न्यूटिकल माइन था? 22 पॉइंट नहीं था, 12 न्यूटिकल माइन था। तो 12 मल्टीप्लाई 22.2 मतलब 266.6 किलोमीटर वाला एरिया था, जो तो मतलब कोस्टल एरिया से 266 किलोमीटर तक के दूरी वाला जो एरिया था वो नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत में आने वाला था। बात समझ में? तो हमने नेशनल रिसोर्सेज के बारे में समझ लिया, अब हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी हम पार्ट 4 वीडियो में हमने बताया है कि जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज किसको कहते हैं। तो मतलब इंटरनेशनल रिसोर्सेज वैसा रिसोर्सेज जिसके ऊपर अधिकार किसी एक देश का न होकर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का उस पर अधिकार होता है, वही कहलाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल मतलब कि इंस्टीट्यूशन कौन सा? तो यूनाइटेड नेशन हो गया। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारे ऐसा मतलब कि बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत काम करता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशनल हंगर डिजीज प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन जैसे कि WHO है, यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करता है। और उसके बाद में IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ये सभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही काम करता है। एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, वो भी उसके अंदर काम करता है। और मतलब कि ट्रेड मतलब, और उसके बाद में बहुत सारे ऐसी संस्था है मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करता है। तो बताइए, जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जिसके ऊपर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का अधिकार होता है, किसी देश का इंडिविजुअल अधिकार नहीं होता है। मतलब यहाँ से 12 न्यूटिकल माइल और यहाँ से किसी देश का 12 न्यूटिकल माइल के अधिकार तो हो गया, लेकिन बीच में जो जगह बच गया वो किसका हो जाएगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का। बात समझ में? अब हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हमने देख लिया। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो अब यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे, राइटिंग किधर सर? राइटिंग सर, राइटिंग देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ ए डेवलपमेंट। अब देखिए, डेवलपमेंट के आधार पर भी रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, मतलब डेवलपमेंट के आधार पर। तब हम अपने से प्रयास करेंगे, डेवलपमेंट के आधार पर, मतलब कि डेवलपमेंट के आधार पर देखने का प्रयास करेंगे कितने प्रकार के रिसोर्सेज होंगे। तो पहला हम देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन आपको धैर्य बनाकर समझने की बात होगी, और यहाँ पर धैर्य बनाकर समझिएगा तभी जाकर आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होगा। बात समझ में आया? तब हम समझते हैं। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा क्या जरूरत है, कट नहीं जाएगा उतना, यहाँ पे प्ले करेगा। अब देखिए यहां पर हम बताने का प्रयास करते हैं, जो रिसोर्सेस हो गए पोटेंशियल रिसोर्सेस होगा। पोटेंशियल रिसोर्सेस में हमने देखने का प्रयास करेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेस। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेस में क्या है कि रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन द रीजन, वैसा फाउंड इज ए रीजन बट have not have the utilized their the full potential are the termed as the potential resources. Example, देखिए, राजस्थान and the Gujarat have the enormous potential for the development ऑफ विंड सोलर एनर्जी। देखिए, अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर लगता है कि कुछ नहीं, सब क्या मतलब सर बताए हैं। देखिए, हम आसानी से बताते हैं। इसका मतलब रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन अ रीजन, मतलब कि वैसे रिसोर्सेज किसी एक रीजन में पाया जाता है, किसी एक रीजन में पाया जाता है। क्या फाउंड मतलब क्या? किसी एक रीजन में पाया जाता है, बट यहाँ पर बट लगा हुआ है, मतलब बट हैव नॉट बी यूटिलाइज, मतलब कि हम उसको प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? कि वैसा रिसोर्सेज जो उस एरिया में खूब पाया जाता है, लेकिन हम उस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बट नॉट यूटिलाइज करने का मतलब समझ रहे हैं कि हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का अभाव है, जिसके वजह से हम उस एरिया के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। सर कैसे होगा बताइए? तो देखिए, अब यहां पर समझ लीजिए। पहले तो हम उसको बताने का, यूटिलाइज मतलब हम क्या कर रहे हैं? नॉट यूटिलाइज मतलब उस एरिया के रिसोर्सेज को हम क्या कर पा रहे हैं? यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम उस एरिया के रिसोर्सेज को हम प्रयोग नहीं कर पा रहे टू देयर फुल पोटेंशियल, पूरा पोटेंशियल के साथ हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं दिस पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब देखिए, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब हम समझने का प्रयास करें, हम फिगर के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि अपना गुजरात वाला एरिया है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं अपना इंडिया है, तो ये जो अपना इंडिया है,
तो ए इंडिया है, तो ए इंडिया है मान लेते हैं, तो ए इंडिया के अंदर में अपना ए वाला ऐसे होगा इंडिया, तो ये मान लेते हैं क्या है, अपना इंडिया है बबुआ। थोड़ा देखना फिगर, जगह स्पेस हम कम ले लिए, थोड़ा सा हम अच्छा से बनाते हैं और बेहतर से। देखिए ये मान लेते हैं अपना इंडिया है, हो गया। अब इसके बाद में हम इधर, अब इधर तो इधर नहीं जाना है हमको, गुजरात, और यहाँ पर किसका मेंशन किया, राजस्थान और गुजरात का। लुक एट हियर सर, और मैप। हाँ देखिए पोटेंशियल रिसोर्स से पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये राजस्थान वाला एरिया, बोलिए आप लोग ही, ये राजस्थान वाला एरिया है कि नहीं है, तो ये राजस्थान वाली आरएस डाल देते हैं, राजस्थान। ये वाला जो है गुजरात वाला एरिया है, तो गुजरात वाला एरिया जो है, तो देखिए कुछ ऐसा एरिया गुजरात वाला है जो कि बहुत ही एरिड है। एरिड मतलब क्या है, एरिड मतलब कि वहां पर पैदावार लायक भूमि नहीं है, बात समझ रहे हो, वहां पर उपयोगी लायक भूमि नहीं है, मतलब वो उपजाऊ भूमि नहीं है। तो उपजाऊ भूमि में तो मतलब उसमें पड़ती है, छोड़ दिया गया है। अब देखिए उपजाऊ मतलब समझ रहे हैं कि कोई कैसे, कोई एक लड़का है, लड़का दिन भर घूमते रहता है, ना कमाता है ना खाता है, न तो कमाता है खाता तो है लेकिन कमाता नहीं है, तो उसके घर के लोग बोलते हैं ये बिना काम का है, मतलब बिना काम का है वो, मतलब कि हमारे जो डेवलपमेंट में उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, तो मतलब उसका डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब घूमते रहता है इधर उधर, बात समझ में है। तो ये जो वाला एरिया राजस्थान वाला, तो राजस्थान वाला एरिया क्या है, यहाँ पर बहुत ही डेजर्ट है, क्या है, डेजर्ट है। और जब इस एरिया में डेजर्ट है तो मतलब इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, इस एरिया में जब डेजर्ट है तो इस एरिया, मतलब इस एरिया के जो मिट्टी होगा क्या होगा, एरिड होगा। एरिड मतलब समझ रहे हैं, एरिड, एरिड मतलब कि इस एरिया में क्या होगा, सबसे अधिक बालू पाया जाएगा। उस मिट्टी में क्या होगा, सॉइल की मात्रा, सॉइल की जो सॉइल है, सॉइल के अंदर में क्या पाएगा, उसमें सॉइल के अंदर फर्टिलिटी रेट कम होगा, मतलब उसमें सिंचाई का साधन भी बहुत कम होगा। फर्टिलिटी रेट मतलब उपजाऊ क्षमता कम रहेगा, बात समझ में। तो राजस्थान वाला जो एरिया है वैसे ही बंजर पड़ा रहता है। अब देखिए कुछ गुजरात वाला जो एरिया, गुजरात का कच्छ वाला एरिया है, ये वाला कच्छ वाला एरिया, इस एरिया में भी क्या होता है कि इस एरिया में भी उपजाऊ भूमि नहीं है, लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं उस एरिया, अब देखिए सऊदी अरब का आप लोग नाम सुने होंगे, सऊदी अरब जो है कि उस एरिया, वहां का बहुत सारा डेजर्ट भूमि है, लेकिन सऊदी अरबिया धीरे धीरे इतना अपने आप को डेवलप कर लिया, इतना अपने आप को डेवलप कर दिया कि आज बहुत सारे देश के लोग वहां पर जाते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। तो ये सच है, दुबई आप लोग नाम सुने होंगे, तो वो सब क्या है, एक डेजर्ट भूमि के ऊपर स्थित है, लेकिन वहां के लोग इतना वहां के लोग में इतना मतलब टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है कि डेजर्ट एरिया में भी क्या कर सकते हैं, वहां पर डेजर्ट एरिया में भी मतलब वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उगा सकते हैं, मतलब कि वहां के लोगों के पास टेक्नोलॉजी बेहतर है हमारे कंपेयर में। कैसे हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि वहां के लोग डेजर्ट में अपने अपने जो अनुकूलन है, अपना जो रहन सहन है, अपने आप को सेटल कर लिया है। जहां उनको खाने पीने पानी की आवश्यकता पड़ती है तो क्या कर लेते हैं, अपने रिकवरी कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो राजस्थान वाला एरिया है, तो राजस्थान वाला एरिया में पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत कहने का मतलब वाटर क्या है, वाटर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और वाटर न के बराबर पाया जाता है। तो उस एरिया में जब बताइए कि कोई भी वेजिटेशन, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तभी ग्रो होगा जब उसमें पानी की मात्रा होगा, और जब उसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगा तो कैसे ग्रो होगा। तो बताइए इस एरिया में पानी नहीं रहेगा, मतलब कि सरकार को क्या करना पड़ेगा, पानी के मतलब पानी के क्या, इस एरिया में पानी की आवश्यकता पड़ेगा, तो सरकार को पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो देखिए सऊदी अरब में क्या होता है ना कि सल्फर का प्रयोग कर करके, बादल में सल्फर को प्रयोग कर करके और बादल में सल्फर को उड़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या किया जाता है, साइंटिफिकली बारिश भी कराया जाता है, बात समझ में है। तो सऊदी अरबिया में भी ऐसा होता है, लेकिन हमारे राजस्थान वाला एरिया में नहीं होता है। तो देखिए पहला रीजन, मतलब इस एरिया जो डेजर्ट वाला एरिया है उसको हम डेजर्ट ही छोड़ दिए, उसका क्यों कोई भी यूज नहीं किया, बात समझ में। तो बताइए ये जो अपना एरिया है, ये अपना गुजरात वाला एरिया है, ऐसे ही खाली रह गया। और खाली रह गया मतलब हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के अभाव में, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके अभाव में हम इस एरिया को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ कच्छ वाला एरिया है, अब देखिए अब सोचिएगा कि सर यहाँ पर डेजर्ट है तो और क्या हो सकता है। तो देखिए डेजर्ट इस एरिया में है, राजस्थान एरिया में। तो अब देखिए हम सल्फर डाइऑक्साइड बादल में मिला करके क्या कर सकते हैं, बारिश करवा सकते हैं। उसके बाद में सल्फर को मिलाकर बारिश करा सकते हैं। उसके बाद में अब देखिए कोई डेजर्ट एरिया पूरा खाली है तो हम क्या करेंगे कि सोलर जो प्लेट रहेगा उस एरिया में सोलर प्लेट बिछा देंगे। क्या करेंगे, सोलर प्लेट को बिछा देंगे। और सोलर प्लेट को बिछा करके सोलर प्लेट मतलब समझ रहे हो, जो सनलाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो उसी को बोलते हैं सोलर प्लेट बोलते हैं। तो सोलर प्लेट बिछा देंगे खाली, और खाली मैदान रहेगा उसमें सोलर प्लेट बैठा देंगे। तो बताइए कि वहां की जो मिट्टी थी
आज हम मिट्टी को तो यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस खाली जगह को हम यूज कर पा रहे हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके और यहाँ के जो बगल में जो पंजाब वाला एरिया है और उसके बाद हरियाणा वाला एरिया है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भेज सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ के लैंड को, मतलब जो अपना यहाँ पर जो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान वाला एरिया के लैंड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे सर? हम उस एरिया में सोलर पैनल बैठा देंगे, इतना सोलर पैनल बैठा देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इतना प्रोड्यूस होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करेंगे, अदर जो स्टेट है उसके नजदीक में उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। जैसे पंजाब वाला एरिया और उसके बाद हरियाणा हो गया और दिल्ली सटले है, उसके बाद में गुजरात थोड़ा बहुत सटले है, तो हम क्या करेंगे? राजस्थान से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके राजस्थान में कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? गुजरात वाला एरिया में ट्रांसफर कर देंगे। अब गुजरात में भी ऐसे ही देखने को मिलता है। अब गुजरात में बोलेंगे सर कि ये तो कोस्टल एरिया है, ये समुद्र से घिरा हुआ है, ये तो कोस्टल एरिया है। तो बताइए, देखिए कोस्टल एरिया है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखो आप लोग नाम सुनेंगे विंड एनर्जी, तो कोस्टल एरिया में विंड लगा देंगे। अब विंड लगा करके, कोस्टल मतलब समुद्र के तट पर विंड लगता है, अब विंड लगा कर क्या करेंगे? ये विंड को लगा करके उस विंड को चलाने का प्रयास करेंगे। तो हम चलाएंगे नहीं, उस जब क्या होता है कि कोस्टल एरिया में जब हवा बहता है ना, मतलब एयर इधर से हवा पार होगा, तो ये कोस्टल एरिया है, इधर से हवा जाएगा ना, तो यहाँ पे एक टरबाइन लगा रहेगा, मतलब एक फैन लगा रहेगा इसे घूमने वाला। और यहाँ फैन जैसे यहाँ पर हवा का प्रेशर आएगा तो क्या होगा? चलने लगेगा, मतलब ऐसे ऐसे चलने लगेगा। और जब चलने लगेगा तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो मतलब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा, और इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करके हम दूसरे स्टेट में क्या कर सकते हैं? दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मतलब कि हम देख लिए कि कोस्टल एरिया को किस तरह से, मतलब जो कोस्टल एरिया को किस तरह से यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज के लिए, और उसके बाद में राजस्थान एरिया को किस तरह से यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज के लिए। तो वही बताने का प्रयास कर रहा है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। भारत के पास इतना पोटेंशियल है कि अपना रिसोर्सेज को यूज करके किसी दूसरे को खिला सकता है, लेकिन भारत के रिसोर्सेज को यूज करके अपने मतलब कि ट्रांसफर कर सकता है, खिला सकता है, लेकिन अभाव क्या है? टेक्नोलॉजी का अभाव है, जिसकी वजह से जो राजस्थान वाला जो एरिया है उस एरिया में टेक्नोलॉजी का अभाव न होकर के, जो राजस्थान वाला एरिया है उस एरिया में टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाए। ये वाला राजस्थान वाला एरिया है, इस राजस्थान वाला एरिया में टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल तो है ही टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने का, लेकिन हम इस एरिया को प्रयोग में न ला करके जिसके वजह हम इसको छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आया? तो देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज वैसे बोला जाता है कि देखिए यहाँ पर एक बार रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन ए रीजन, वैसे रिसोर्सेज जो एक रीजन में पाया जाता है, बट यहाँ पर समझने के बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन हम उस रिसोर्सेज को पूर्णतः यूटिलाइज मतलब उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। जैसे राजस्थान वाला एरिया बोले, राजस्थान एरिया में बहुत सारे पोटेंशियल है, वहां पर सोलर प्लेट लगा करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, मतलब कि हमारे यहाँ क्या है? टेक्नोलॉजी का अभाव है। और उसके साथ में पोटेंशियल टर्मिनेट एज द पोटेंशियल रिसोर्स, वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब वैसे मतलब बस समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से राजस्थान का वही वाला एरिया बोले जो डेजर्ट वाला एरिया है, उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं पूरी अच्छे तरह से, जिसके वजह से क्या हो जा रहा है कि जब हम अच्छे तरह से नहीं यूज कर पा रहे हैं, मतलब कि हमारे पास पोटेंशियल रहते हुए भी हम उस चीज को नहीं यूज कर पा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या है? पोटेंशियल लेस जगह है। बात समझ में? हमारे पास पोटेंशियल है लेकिन हम उसको पूर्णतः यूज नहीं कर पा रहे हैं, और वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब भारत के पास पोटेंशियल बहुत है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इनोरमस, और देखिए गुजरात वाला जो एरिया है कुछ इनोरमस एरिया है, मतलब कि जो कोस्टली एरिया है, जो मतलब कुछ कच्छ वाला एरिया है, जो इनोरमस एरिया बोला जाता है। पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट किसके लिए? देखिए राजस्थान वाला एरिया, मतलब जो गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? विंड लगा सकते हैं। विंड लगा करके यहाँ से अगर हवा जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से अगर हवा जाएगा तो हवा यहाँ से जाएगा तो विंड को इसे चलाएगा, और चलाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा। बात यहां तक समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। हमने समझ लिया क्या है पोटेंशियल रिसोर्स। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट रिसोर्सेज किसको बोलते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट रिसोर्स हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए रिसोर्सेज विच आर द सर्वेड एंड देयर द क्वालिटी हैव बीन द डिटरमाइन द यूटिलाइज the utilization of these the resources depends on the technology and the level of easy
ए फैसिलिटी। देखिए डेवलपमेंट रिसोर्सेज किसको, डेवलप्ड रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? देखिए अमेरिका एक ऐसा देश है कि वहां पर टेक्नोलॉजी बहुत है और वहां के और अपने यहाँ के जो मतलब अमेरिका के पास बहुत बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी है, तो उसको क्या करता है कि अमेरिका के वहां के जो भी रिसोर्सेज है उसको यूज कर करके क्या करता है, अपने यूज करके वहां के रिसोर्सेज को यूज करके और अपने रिसोर्सेज मतलब वहां के रिसोर्सेज को यूज करके अपने डेवलपमेंट में प्रयोग करता है। जैसे देखिए हमारे यहाँ पहले क्या था, वुड था, मतलब हमारे यहाँ फॉरेस्ट था। तो जब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ जब हम किसी के अंदर में ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम में क्या होता था कि हमारे यहाँ के जो भी रिसोर्सेज अंग्रेज लोग यूज करता था, और अंग्रेज लोग क्या करता था कि हमारे यहाँ से फॉरेस्ट को काट करके अपने जगह पर ले जाता था और वहां से बनाता था, क्लोथेस बनाता था, फिर उसके बाद में पेपर बनाता था और पेपर बना करके हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट करता था। तो बताइए कौन डेवलप होगा? हमारे यहाँ के तो रिसोर्सेज अंग्रेजों ने मतलब कि प्रयोग किया, और कौन डेवलप हो रहा है? ब्रिटेन डेवलप हो रहा है। तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि वैसे रिसोर्सेज कोई एक देश के द्वारा, एनी कंट्री के द्वारा अपने रिसोर्सेज को पूर्णतः यूज किया जा रहा है और टेक्नोलॉजिकली यूज किया जा रहा है। बात समझ में आया? टेक्नोलॉजिकली जब यूज किया जा रहा है तो क्या होगा, वो देश क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप में होते चला जाएगा। बात समझ में? पहले हमारे यहाँ क्या था, मोबाइल नहीं था, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात के अहमदाबाद में और उसके बाद में कर्नाटका आंध्र प्रदेश वाला एरिया में बहुत सारे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बैठे हुए हैं, जो कि हमारे जो डेवलपमेंट में क्या है, सबसे अधिक पार्टिसिपेशन का भाग बन रहा है। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब कि डेवलपमेंट रिसोर्सेज उसको बोलते हैं, रिसोर्सेज व्हिच आर द सर्वेड ऑफ द ईयर द क्वालिटी हैव बीन द डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। वैसे रिसोर्सेज जिसको हम क्या करते हैं, सर्व कर रहे हैं, उसको प्रयोग में ला रहे हैं, दियर आर द क्वालिटी हैव बीन द डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन, और उसको हम क्या करते हैं, अपने यूज लायक उसको क्वालिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। बात समझ में? अब द यूटिलाइजेशन ऑफ द these resources of that the technology। अब देखिए, अब यहां पर समझिए, the utilization of these resources depend on technology। अब हम देखिए मतलब कि रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज को यूज करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर हम खूब रिसोर्सेज को कब यूज करेंगे? जब हमारे पास बेहतर क्या होगा, टेक्नोलॉजी होगा। तो वही करके जब हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी होगा तो हम क्या करेंगे, उस रिसोर्सेज को खूब यूज करके हम अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। बात समझ में? तो यही बोल रहा है कि उसी को किसके अंदर रखता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर रखा जाता है। मतलब कि वैसा देश जिसके अंदर में बहुत सारा रिसोर्सेज है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज करके अपने आप को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। उसी को बोलते हैं क्या, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज और डिपेंड्स, वहां के रिसोर्सेज डिपेंड है किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। और उसके बाद में क्या, द लेवल ऑफ द इजी टू फेसिबिलिटी, और वो क्या कर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने डेवलपमेंट में अधिक प्रयोग कर रहा है। बात समझ में? अब देखिए स्टॉक मतलब समझ लेते हैं, सुनिए। स्टॉक देखिए, रिजर्व एक ही भाषा लगता है। स्टॉक और रिजर्व एक ही देखने में जो भाषा है, स्टॉक का मतलब देखिए, स्टॉक की भाषा और रिजर्व का भाषा एक ही लगता है, लेकिन हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बात समझ में कि आपको कंफ्यूजन हो। सच द कुछ ऐसे मटेरियल होता है इन द एनवायरमेंट, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट में होते हैं, विच हैव द पोटेंशियल, उसके पास क्या होता है, बहुत सारा पोटेंशियल है, सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स है। और क्या कर सकता है, अब हम पढ़ लेते हैं, सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। देखिए हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि क्या होते हैं, ह्यूमन नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। बट ह्यूमन हैव नॉट द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि अब हम यहाँ पर स्टॉक समझते हैं। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास देखिए, हमारे पास भंडार बहुत है, हमारे पास चावल हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है कि हम दूसरे देशों को ट्रांसफर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या हम अपने जगह पर, अपने स्तर पर क्या हम उसको स्टोर करने की क्षमता है हमारे पास? हमारे इंडिया में ही देख लेते हैं कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं, क्या उसके पास क्षमता है कि बहुत सारा चावल अपने जगह में स्टोर करके रखे है? लेकिन कितना दिन तक रख सकता है? 1 साल तक रख सकता है, 2 साल तक रख सकता है, पक्का तीसरा साल खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव है। टेक्नोलॉजी का अभाव होने के कारण वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वही स्टॉक कहलाता है कि हमारे पास जो देखिए कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं इन द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, हैव द पोटेंशियल, हमारे पास विच हैव द पोटेंशियल, और हमारे पास पोटेंशियल होते हुए भी, मतलब हमारे एनवायरमेंट में पोटेंशियल होते हुए भी हम उसको यूज तो करते ही हैं और उसको हम रखने का प्रयास करते हैं। और जब हम उसको रखते हैं तो बट ह्यूमन नॉट द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एसेस द, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह से नहीं, मतलब उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी के अभाव में। बात समझ में? स्टॉक किसको बोलते हैं? देखिए स्टॉक आने का मतलब कि हमने एक घर बनाया, घर के अंदर में बहुत सारा सामान चीज स्टॉक कर दिया। कितना साल? 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, तीसरा साल खराब हो जाएगा। लेकिन कहीं कि आप फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में जाकर देखने को मिलेगा कि वहां के जो लोग हैं अपने जो पोटेंशियल है
उस पोटेंशियल को 200 साल तक क्या कर रखे, स्टोर करके रखते हैं। तो अब देखिए, अब स्टोर करके रख रहे हैं, तो क्या वो स्टोर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वो 200 साल रखेंगे, 200 साल रखेंगे, उनके ऊपर खराब नहीं, मतलब वो खराब नहीं होने वाला है। मतलब ये सारे चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये सारे चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि सच मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल है जो हमारे एनवायरमेंट में विच हैव द पोटेंशियल है सेटिस्फाई ह्यूमन, और वो पोटेंशियल हमारे ह्यूमन लाइफ को सेटिस्फाई कर सकता है, हमारे ह्यूमन लाइफ की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लेकिन बट ह्यूमन हैव नॉट द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एक्सेस टू दिस, लेकिन ह्यूमन क्या कर सकता है कि उसको टेक्नोलॉजी, उसके पास टेक्नोलॉजी तो नहीं है जिसकी वजह से वो उसको एक तरह से क्या कर सकता है, एप्रोप्रिएट नहीं कर सकता है, उसकी सुरक्षा भी नहीं कर सकता है। बात समझ में। अब हम देखते हैं कि वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चीज है, बात समझ में। अब आगे देखते हैं रिसोर्स, रिजर्व। अब देखिए, ये भी देखिए, स्टॉक और रिजर्व में कोई अंतर फर्क नहीं है। रिजर्व भी लगता है कि स्टॉक करके रखना, कोई नहीं बोलता है स्टॉक सरकार करके इतना स्टॉक मात्रा में रखिए। और रिजर्व करने का मतलब कि 200 साल के लिए रिजर्व करके रखी है। हमारे यहाँ तो तेल नहीं है, हमारे यहाँ पर जब तेल नहीं है तो हम क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री से तेल मंगाकर क्या करते हैं, अपने तेल को, मतलब कि हमारे यहाँ से जब तेल नहीं रहता है, हमारे यहाँ तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि फॉरेन कंट्री से ऑयल खरीदते हैं और अपने यहाँ रिजर्व करते हैं। तो वही कहला रहा है रिजर्व, मतलब कि हम यहाँ पर स्टॉक करने का मतलब कि बहुत मात्रा में स्टॉक। रिजर्व में धीरे धीरे उपयोग कर सकते हैं, स्टॉक मतलब कि धीरे धीरे उपयोग नहीं कर सकते हैं। रिजर्व में मतलब पूरा हम अपने आप को स्टोर बनाकर रखे हुए हैं, बात समझ में, वही बोलते हैं रिजर्व। तो पहले पढ़ते हैं, डिपॉजिट डिस्प्यूट having the proper technology to utilize the resources further the advancement। अब देखिए, ये जो स्टॉक है तो इसको तो उतना नहीं दिन तक नहीं रख सकते, लेकिन अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जो रिजर्व होते हैं उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ में दिस रिसोर्सेज द फर्दर एडवांसमेंट, और उसमें क्या देखने को मिलता है, एक एडवांसमेंट, एक एडवांस देखने को मिलता है। मतलब एक तरह से अगर हम रिजर्व करते हैं किसी भी चीज को तो एक एडवांस, मतलब कि वो उसके लिए प्रोटेक्शन क्षमता इतना होता है कि वो जल्दी खराब ना हो सके। इसमें तो स्टॉक में हम रखे हुए हैं कितना, 2 साल 1 साल रखेंगे, 1 साल 2 साल रखेंगे, 1 साल 2 साल रखने के बाद तीसरा साल खराब हो जाएगा। और खराब हो जाएगा मतलब कि वो एक टाइम पीरियड के अंदर तक ही हम उसी चीज को स्टोर करके रखें, जिसके वजह से हमको किसको अंदर रखेंगे, स्टॉक में रखेंगे। और रिजर्व में हम उसको रखेंगे जो कि हमेशा बहुत सारे समय तक हम रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं रिजर्व, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें कि रिसोर्सेज फर्दर द एडवांसमेंट, उसमें क्या होता है, एडवांसमेंट भी होता है, और डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, और उसमें हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। और अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, इसमें पोटेंशियल का अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोई भी रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक दिनों तक क्या कर सकते हैं, अपने यूटिलाइज के लिए स्टोर कर सकते हैं। बात समझ में। उसी में जैसे कि रिवर वाटर कैन बी द यूज्ड टू generating hydroelectric power, but currently it is the utilized the only to the eliminated the extent। अब यहाँ पर समझने की बात है कि जो रिवर से, जो कि रिवर कैन बी द यूज फॉर द जनरेटिंग द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि देखिए हमारे एरिया में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि मतलब कि वाटर रिजर्व रखते हैं, वाटर रिजर्व रखते हैं ना, पेट्रोलियम रिजर्व रखते हैं। तो वाटर रिजर्व को कैसे रख सकते हैं, जैसे पानी होता है, वर्षा का पानी होता है, तो वर्षा का पानी रिजर्व करने के लिए कोई भी तालाब बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, उसको वाटर रिजर्व पे बोलते हैं। तो वाटर को रिजर्व करने के लिए क्या क्या उपाय है, हम लोग डैम बनाएंगे, डैम बनाकर क्या करते हैं, वाटर को रिजर्व करते हैं। लेकिन वाटर को अधिक दिनों तक हम, जैसे कि हर सीजन में तो बारिश नहीं होती है, और जब हर सीजन में जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, मतलब उस क्षेत्र में अधिक पानी की आवश्यकता होगी ही होगी, हर सीजन में होगी। लेकिन उस एरिया में हर सीजन में पानी की आवश्यकता होगी और उसको प्रोवाइड कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वाटर को क्या करना, रिजर्व करना पड़ेगा। और रिजर्व करके उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि स्टॉक किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डेवलपमेंट, और स्टॉक रिसोर्सेज किसको कहते हैं, सब चीज समझ में आया। इसको जिसको लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम मर जाते हैं। हो गया, चलिए हम अगला में देखते हैं। अब देखते हैं अगला में, देखिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, द रिसोर्सेज आर द being used the indiscriminately केसेस मेजर द प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम क्या लिखे, डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फाइंग द ग्रेट ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल। अब देखिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज है, देखिए रिसोर्सेज को यूज करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए क्या होता है ना कि अब हम पहले पढ़ रहे थे तब उसके बाद में
क्या होता है, कोई भी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए कोई क्या करता है, बहुत मात्रा में यूज कर लेता है, बहुत कोई होता है बहुत कम मात्रा में यूज कर पाता है। तो रिसेसिबल एसेसिबल देखने को मिलता है, मतलब उसमें कमी भी देखने को मिलता है, किसी के पास अधिक रिसोर्सेज है, किसी के पास कम रिसोर्सेज है। यही बोला है कि कुछ के पास अधिक सेटिस्फाइंग द ग्रेट फ्यू इंडिविजुअल, किसी के पास बहुत मात्रा में क्या होता है, रिसोर्सेज होता है। आगे देखते हैं, द एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज विद द फ्यू हैंड, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होता है जो किसी के एक फिक्स आदमी के हाथों में होता है, सारे मतलब वो जो रिसोर्सेज है सारे व्यक्ति के हाथों में अधिकार नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे इंडिया में क्या है, रिसोर्सेज का बंटवारा है। अभी भी देखना, कोई इतना धनी है तो बहुत धनी है, नहीं तो बहुत ही गरीब ही तो है, तो गरीबी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिसोर्सेज का बंटवारा अलग अलग है, अलग अलग कैटेगरी में है। मतलब वही बोला है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज विद द फ्यू हैंड, कुछ ऐसे मतलब जो रिसोर्सेज है वो क्या है, कुछ ही लोग कुछ ही व्यक्ति के हाथों में है। अब इसके साथ में हम देखते हैं टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में दो सेक्शन बढ़ गया, एक रिच का एक पुअर का। कितना, देख, रिच का और पुअर का। तो वही हमको पढ़ना है कि मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब रिसोर्सेज को यूज करने के आधार पर अपने इंडिया में। तो इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है कि वैसे जो पर्सन है जो रिसोर्सेज को खूब यूज किए हैं और अपने आप में डेवलप किए हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे उनके हाथों में रिसोर्सेज है, लेकिन कुछ के पास रिसोर्सेज मतलब नहीं है। जैसे आप लोग देखते हैं किसी के पास बहुत सारा जमीन होता है, लेकिन किसी के पास रहने लायक जमीन, रहने भर के लिए भी जमीन नहीं है। तो क्या है, रिसोर्सेज क्या होता है कि रिसोर्सेज का शॉर्टेज है, किसी व्यक्ति में अधिक है, किसी व्यक्ति में कम है, जिसकी वजह से में डेवलपमेंट भी हमको किसी के पास अधिक देखने को मिलेगा और किसी के पास कम देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? और जिसकी वजह से हमारा समाज दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक रिच पर्सन में या दूसरा पुअर पर्सन में। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब इसके ऊपर अगर इतना है तो दुनिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर रिसोर्सेज का बंटवारा दो अलग कैटेगराइज किया गया है, जिसे एक गरीब है एक पुअर है, तो इसका प्रभाव हमारे दुनिया के ऊपर क्या पड़ता है उसके बारे में समझते हैं। मेजर ग्लोबल द इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिसके वजह से हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलता है। जैसे सुनिए, इसके वजह से बहुत सारे मेजर इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलता है। हम पहले बात समझ लेते हैं इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या होता है। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो पैसा से लेकर के सारे अपना भारत का जितना चावल है वो अपने पास स्टॉक करके रख दिया, तो बताइए अब क्या करेगा, वो अपने फायदे के अनुसार बेचेगा। मतलब अपना फायदा 100 रुपए किलो भी बेच सकता है, 500 रुपए के सामान 1000 रुपया में भी बेच सकता है। तो बताइए जो गरीब है तो उसको तो नहीं, मतलब उसको खरीद नहीं कर सकता है, बाई नहीं कर सकता है। और जब बाई नहीं करेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके भूखमरी से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो एक व्यक्ति जो बहुत सारा रिसोर्सेज का अधिकार उसके पास है, एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है और उस रिसोर्सेज को यूज करने की क्षमता भी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास सड़ रहा है, रिसोर्सेज बहुत है। बात समझ में? ये चीज हमको देखने को मिलता है, किसी के पास अधिक रिसोर्सेज है, किसी के पास कम रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हमको ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिलता है। अब ग्लोबल क्राइसिस क्या है? इकोलॉजिकल क्राइसिस है। क्या है? इकोलॉजिकल क्राइसिस है। इसके साथ में ग्लोबल वार्मिंग का एक और रीजन बता रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन ये है कि अगर रिसोर्सेस है तो क्या अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस अधिक, देखिए बड़े बड़े कंपनियां हैं तो क्या करती है कि रिसोर्सेज को खूब यूज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अधिक प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या होता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है, खतरा पैदा कर देता है। बात समझ में? अब हम देखते हैं कि और उसमें क्या होता है कि जब अधिक लोग देखिए ग्लोबल तौर पर अधिक लोग क्या करेंगे कि यूज करेंगे रिसोर्सेज को, अधिक एक्सप्लॉइट करेंगे रिसोर्सेज को, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है तो हमारे जो होमोस्फीयर है, जो कि मतलब कि जो स्फीयर है, तो उसमें जो क्या होता है कि वो जो एक लेयर होता है जो कि हमारे सन से निकलने वाला जो पराबैंगनी किरणें होता है, ओजोन लेयर, एक ओजोन लेयर है जो हमारे जो सन है, सन से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, ऑब्जर्व करता है। लेकिन क्या होता है कि जो वही कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा होने के कारण क्या होता है कि ओजोन लेयर समाप्त होते जा रहा है, जिसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें है वो क्या होती है कि शरीर के ऊपर पड़ती है, तो क्या होता है कि कैंसर का एक बहुत सारे डिजीज का एक कारण बन जाता है। तो हम बता रहे हैं कि जो रिसोर्सेज को अधिक एक्सप्लॉइटेशन करने की वजह से हमारे एनवायरमेंट में क्या होता है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस पैदा हो जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ओजोन जो लेयर है वो समाप्त हो जाएगा और उसके साथ में बहुत सारा एनवायरमेंटल क्राइसिस देखने को मिलेगा। बात समझ में? उसके बाद में ओजोन लेयर तो क्या होगा, ओजोन लेयर खराब होगा और एनवायरमेंटल पॉपुलेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से अब देखिए एनवायरमेंटल पॉपुलेशन मतलब कि हमारे जो एनवायरमेंट है, जहां जितना हमारे जो हमारे ऑक्सीजन का मात्रा है
22%। कितना है हमारे ऑक्सीजन में, हमारे जो ऑक्सीजन की मात्रा कितना है एनवायरमेंट है 22% है। तो बताइए अगर 22% 5% हो जाएगा ऑक्सीजन, तो बताइए कि कोई जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगा, 0.21% से अधिक हो जाएगा, तो बताइए कोई मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा होते चला जाएगा, होते चला जाएगा, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा कि एयर पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ने का कारण यही है कि लोग क्या करें, जो रिसोर्सेस है उसको लगातार 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 क्या करें, यूज कर रहे हैं, जो कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पर डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन भाषा मतलब समझ लेते हैं। देखिए डिग्रेडेशन उसको बोलते हैं कि अगर क्या होता है कि भूमि भूमि का लगातार उपयोग करना है। भूमि मतलब वो है डिग्रेडेशन, लगातार जो जमीन होता है, जमीन को लगातार उत्खनन करना है, लगातार उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है, जिसकी वजह से रासायनिक मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से क्या होता है कि डिग्रेडेशन हम समझाते हैं कि फर्टिलाइजेशन का अधिक यूज करने से क्या होता है कि उसका जो फर्टिलिटी रेट क्या होता है, कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर अधिक फर्टिलाइजर का उपयोग करिएगा तो जो हम एक बड़े तौर पर एग्जांपल बता रहे हैं कि जो मिट्टी में केंचुआ है वो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। तो मर जाएंगे तो बताइए मिट्टी के जो केंचुआ है वो मर जाएंगे, तो वो जो मिट्टी को बनाने वाले फर्टिलिटी रेट बढ़ाते हैं केंचुआ ही, और जब केंचुआ ही मर जाएंगे केमिकल के कारण, तो बताइए कि फर्टिलिटी रेट गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा मिट्टी का। तो वही बात हम कहने का प्रयास कर रहे हैं कि लैंड का डिग्रेडेशन होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस देखने को मिलता है और लैंड का डिग्रेडेशन भी देखने को मिलता है। इसके साथ में कम टू द इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्स है। और अधिक मात्रा में क्या हो जा रहा है कि अधिक मात्रा में लोग इतना यूज कर रहा है कि मतलब कि रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है एक तरह से इन्वायरमेंट क्राइसिस के अंदर में पहुंचने के कगार पर पहुंच गया है। तो हम यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि तो आप लोग यहां तक ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, बात समझ में ले लिए? अब देखते हैं सस्टेनेबल, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। देखिए हम बताते हैं अच्छा से, इट मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग को हमेशा आता है तो उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। इट मींस डेवलप्ड शुड टेक प्लेस विदाउट द डैमेजिंग द एनवायरमेंट। देखिए इसके बाद में इसका मतलब होता है कि हम अपने डेवलप को इस तरह से, मतलब अपने आप को डेवलप करें, इस तरह से हमने अपने आप को डेवलप करें कि जो इन्वायरमेंट को क्या हो, क्षति ना पहुंचे। तो वही बोला है कि इट शुड बी डेवलप शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, मतलब कि बिना इन्वायरमेंट के डैमेज किए हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज करें। इसके साथ में क्या कर सकते हैं, द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और हमको उस मतलब रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना करें। इसके साथ में हम क्या करेंगे, जो आने वाला जो प्रेजेंट में जो आने वाला जो भविष्य, उसके लिए भी उस रिसोर्सेज को क्या करें, बचा कर रखें। वही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात समझ में? तो अब देखिए हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो के अंदर ही बताया गया था। अब यहाँ पर समझिए कि रियो डी जेनेरियो क्या होता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग रख लीजिए कि व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इट मींस द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट द डैमेजिंग एनवायरनमेंट। वैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि हम किसी भी जो इन्वायरमेंट है उसको बिना डैमेज किए हुए हम अपने रिसोर्सेज क्या कर सके, अच्छे तरह से यूज कर सके। बात समझे, अपने आप को डेवलप कर सके। बात समझ में कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज करके अपने आप को बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए अपने आप को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सके। तो वही क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज्ड विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और हम क्या करें, हम अपने जो रिसोर्सेज को इस तरह से प्रयोग करें कि जो आने वाला जो भविष्य में जो प्रेजेंट में जो फ्यूचर में जो आने वाला जनरेशन उसके लिए भी क्या कर सके, उस रिसोर्स को बचा के भी रखें। बात समझ में? अब देखिए रियो डी जेनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रियो डी जेनेरियो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि लोकेशन क्या, देखिए ब्राजील है, एक जगह है, ब्राजील एक क्या है, 10 जगह है, जिसमें कि आप लोग के एक ऊपर में एक अमेरिका होगा और नीचे में एक साउथर्न अमेरिका है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ साउथ अमेरिका में एक ब्राजील जगह है। तो ब्राजील मतलब एक कंट्री है, ब्राजील कंट्री के अंदर में एक लोकेशन है, मतलब कि एक सदर्न अमेरिका में क्या है, ब्राजील कंट्री, जिसे कि हमारा एशिया में ही पड़ता है क्या, भारत। वैसे ही एक साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर में क्या पड़ता है, ब्राजील। तो वही एक ब्राजील में जगह है
जिसको जहां पर रियो डी जेनेरियो नामक एक जगह, जैसे ब्राजील है, तो जिसे अपना मान लेते हैं इंडिया है, तो इंडिया में एक जगह है बिहार, तो वैसे ही एक ब्राजील है, ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो। बात समझ में आया? तो उसमें क्या है, उसमें 100 से अधिक 100 मतलब 100 से अधिक देश के लोग क्या किए थे, उसमें पार्टिसिपेशन किए थे। और उसका मेन पर्पस क्या था, उसका मेन पर्पस क्या था, उसका मेन पर्पस एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंट। अब देखिए ये रियो डी जेनेरियो समिट हेल्ड इन 1992 इन ब्राजील। किसमें? ब्राजील में। कब किया गया था? ब्राजील में। 1992 ब्राजील में किया गया था। किसमें? कब? 1992 ब्राजील में किया गया था रियो डी जेनेरियो समिट। और उसमें कितना लोग पार्टिसिपेट किया था? 100 स्टेट, मतलब 100 से अधिक, 100 से मतलब मोस्ट पावरफुल कंट्री के जो लीडर थे वो 100 मतलब 100 ऐसे देश थे, मोस्ट मतलब सबसे शक्तिशाली जो 100 देश थे, मतलब शक्तिशाली की तो बात ही नहीं कहेंगे, जो 100 से मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट 100 देश के ऐसे 100 देश थे, जिसमें स्टेट मतलब देश ऐसे थे जो कि उसमें क्या किए थे, उस रियो डी जेनेरियो समिट में पार्टिसिपेशन किए थे। और उसके बाद में क्या होता है, इसका इनका मेन पर्पस क्या था? एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल। हमको अब उसमें क्या था कि उसमें तय हुआ था कि जो अब यहां पर समझाया था अच्छा से, देखिए एड्रेसिंग, उसमें हमको एड्रेसिंग करना था कि इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन, हमको क्या करना है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना है। तो इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं? हम क्या करेंगे कि जीरो नेट का मतलब नेट जीरो कार्बन अगर हम उत्सर्जित करेंगे तभी ना हमारा जो इन्वायरमेंट रहेगा प्रोटेक्शन होगा। कहने का मतलब कैसे, नेट जीरो कार्बन कैसे बोल रहे हैं? ठीक है, नेट जीरो कार्बन कहने का मतलब कि हम एक तरह से कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक तरह से हम क्या करें, उस कार्बन को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखें, वही कहलाता है कि नेट जीरो मतलब नेट जीरो कार्बन प्रोड्यूस। बात समझ में? तो एक जगह से हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक जगह क्या रहे हैं, उसी कार्बन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो देखिए पेड़ पौधा का लगा देंगे हम, जिस एरिया में हम पेड़ पौधा काट करके और उस एरिया में कंपनी बैठाए, जितना हमने पेड़ पौधा को बर्बाद किया, जितना हम फॉरेस्ट को बर्बाद किया, उसी फॉरेस्ट वहां पर फॉरेस्ट न लगा के कहीं दूसरे जगह फॉरेस्ट लगाएं, तो वही क्या कहलाता है, नेट जीरो कार्बन इमिशन। तो वही कहलाता है नेट जीरो कार्बन इमिशन। मतलब कि एक जगह पर हम फॉरेस्ट लगाया तो उस एरिया में फॉरेस्ट काट दिया, मतलब एक जगह हमने कंपनी लगाया तो उस एरिया में फॉरेस्ट पाए जाने, बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे, तो वहां के फॉरेस्ट को क्या किया, हमने डिफॉरेस्टाइज कर दिया। तो वहां से फॉरेस्ट काटा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना फॉरेस्ट था उसकी काउंटिंग करके हम इधर फॉरेस्ट लगा देंगे और वहां पर कंपनी बैठा देंगे। तो यही कहलाता है नेट जीरो इमिशन, नेट जीरो कार्बन इमिशन। बात समझ में? अब हम यहाँ पर समझने के बात समझ में आया कि हमको क्या करना है, इन एड्रेसिंग द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमको इन्वायरमेंट को किसी तरह से क्या करना है, बचाना है। किसमें बात कही गई? रियो डी जेनेरियो समिट में। और उसके बाद में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि देखिए जो हमारा समाज है, तो हमारा समाज में हम बोले ना कि एक ही जो पर्सन है जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है वो बहुत ही धनी है, बहुत ही अमीर है, और एक जो व्यक्ति है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है। मतलब एक के पास अधिक रिसोर्सेज है, एक के पास बहुत कम रिसोर्सेज है। तो क्या हो रहा है कि इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, जिसमें क्या हो रहा है कि कोलैप्स देखने को मिल रहा है, बीच में क्या हो रहा है, खाली जगह देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भूखमरी का भी कारण कोई बन जाता है। बात समझ में आया? तो वही हमको यहाँ बोलना है कि रियो डी जेनेरियो समिट में तय हुआ कि रिसोर्सेज को इस तरह से बंटवारा किया जाए कि सारे लोगों को क्या, मतलब हमारा जो कम्युनिटी है सारे लोग उसमें क्या होके उसको उस रिसोर्सेज को यूज करके, मतलब कि सारे जो कम्युनिटी है उस रिसोर्सेज पर सारे कम्युनिटी का अधिकार हो, और किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार ना हो किसी रिसोर्सेज पर, सारे कम्युनिटी का अधिकार हो और उस रिसोर्सेज को यूज करके अपने आप में डेवलप कर सके। इसका मकसद यही था रियो डी जेनेरियो समिट में शामिल होने का, 100 से अधिक देशों को। और बात समझ में? तो हमने यही बताया कि जो पर्पस में था कि एड्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंट, हम जो प्रॉब्लम था एनवायरमेंट का उसको क्या करें, उसको पहले हम देखें कि इसको कैसे कम किया जा सकता है, मतलब एड्रेस करें। इसके साथ में सोशल इकोनॉमिक, जो सोशल इकोनॉमिक था, जो समाज के तौर पर जो गरीबी अमीरी था उसके बीच में हम क्या करते हैं, गरीबी अमीरी का जो गैपिंग था उसको कम करने का प्रयास करें। कैसे कम होगा? किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, किसी के पास बहुत ही कम, न के बराबर रिसोर्सेज है, तो जो रिसोर्सेज का बंटवारा है क्या किया जाए, किसी के पास थोड़ा सा ज्यादा हो और किसी के पास थोड़ा सा कम हो, मतलब दोनों के बीच का रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, इक्वली बराबर कर देने पर क्या होगा कि रिसोर्सेज का बंटवारा सेम रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। बात समझ में? कि सारे लोगों के पास सोशल जो इकोनॉमिक है सारे लोगों के पास बढ़िया है और वो धीरे धीरे अपना क्या कर सकते हैं, अपना डेवलप कर सकते हैं। बात समझ में? अब हम देखते हैं कि उसका आउटकम क्या निकला। इसमें क्या हुआ था कि इसमें 100 से अधिक जो लोग थे तो उसमें साइन किया गया इस डिक्लेरेशन पर ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। बात समझ में? अब देखिए
ग्लोबल क्लाइमेट कहने का मतलब कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में हो रहा प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट में जिसके कारण कहीं कहीं विदाउट बिना बिना किसी मतलब कि कहीं कभी देखिए कभी कभी क्या होता है कि सूखा पड़ जा रहा है, कहीं बाढ़ आ जा रहा है, तो क्या है कि तो ग्लोबल डिसबैलेंस की वजह से हो रहा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने की वजह से ये सब पड़ रहा है। तो ये सब सारे चीजें इसका आउटकम है कि जो भी कहने का मतलब कि इसका जो भी है जो ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज देखने को मिल रहा है, इसको क्या कैसे कंट्रोल किया जाए। ग्लोबल क्लाइमेट को चेंज करने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमको काम करना होगा कि हमको फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा, और हमको जितना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा। और इसके साथ में जो सोशल इकोनॉमिक है जो सेम अलग अलग है उसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, मतलब सबको जो रिसोर्सेस है इक्वल बांटना पड़ेगा। तो ये सारे चीजें और इसके साथ में जो अपना जो अर्थ है, अर्थ में इतना अधिक क्या कर रहा है, देखिए जो अर्थ है तो अर्थ में इतना अधिक लोग क्या कर रहा है, अर्थ को इतना काटिंग कर रहा है, अर्थ को इतना मतलब माइनिंग किया जा रहा है, जिसके अर्थ के बीच में क्या हो रहा है कि अर्थ में जो आपस में देखिए कोई भी चीज एक दूसरे से बांधा हुआ रहता है, तो आपस में एक दूसरे से बांधा हुआ रहता है, तो क्या हो रहा है कि ज्यादा अधिक अर्थ के अंदर गड्ढा करने की वजह से वो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉइटेशन कहने का मतलब एक बार हम अच्छा सा और समझा देते हैं। जैसे देखिए अभी हम आप लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ एरिया में, तो छत्तीसगढ़ एरिया में कोयला बहुत भंडार है, तो कोयला को क्या किया जाए, खनन किया जा रहा है। और जब इतना कोयला खनन हो जा रहा है कि जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा सा होल हो गया, और होल हो गया तो बताइए कि जो अर्थ का जो आपस में बनने का जो एक बनने का क्षमता था वो क्या खत्म हो गया। जैसे कि आप लोग देखते होंगे हिमाचल प्रदेश में कभी कभी लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि पहाड़ के ऊपर घर बना लेते हैं। घर कैसे बना लेते हैं, इसलिए बना लेते हैं क्योंकि वहां की जो मिट्टी होता है उसको कट करके और लैंड तरह से बनाते हैं, जिसकी वजह से होता है कि ऊपर का मिट्टी नीचे आ जाता है, और वहां पर जो घर बना हो रहता है, मतलब ये वाला एरिया मतलब ये वाला एरिया मतलब माउंटेन है, ये वाला एरिया मतलब मानते हैं माउंटेन है। माउंटेन का किया कि ये वाला एरिया को कट करके हमने क्या किया, घर यहाँ पर घर बना दिया। तो बताइए कि ये वाला एरिया इसके ऊपर गिरेगा कि नहीं, मतलब कि यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होगी नहीं। अब इसके अलावा और देखने को मिलता है कि जो भारत जैसे कि BRO बेल्ट रोड एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार की है, तो क्या करती है कि बहुत सारे जगहों पर बड़े बड़े जो माउंटेनियस रीजन है उस एरिया में क्या करती है, रोड बनाती है। तो रोड जब उस एरिया में बनाती है तो क्या होता है कि उस एरिया में रोड बनाने की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से जो कि एक क्या है, एक इन्वायरमेंटल क्या है, क्राइसिस है। बात समझ में? तो हमको इस तरह से अपने तो मतलब कि अपने जो अर्थ है, अर्थ को क्या करना है, मेन मकसद था कि रियो डी जेनेरियो समिट में इन 1990 जो जिसमें हेल हुआ था ब्राजील में, उसमें एक मेन मकसद था कि जो अपना अर्थ था उसको प्रोटेक्शन किया जाए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन किया जाए, इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमी को मतलब इक्वल बंटवारा किया जाए। इसके साथ में जो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैल रहा है, इतना अधिक ग्लोबल एनवायरनमेंट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इतना अधिक हो रहा है, जिसको क्या किया जाए, कम किया जाए, ये सारी चीजें रियो डी जेनेरियो समिट में तय किया गया। बात समझ में? अब आगे चलते हैं। देखिए एजेंडा 21 वही बात है सब। एजेंडा 21 में हम देखिए इसमें हमको समझने की बात है कि एजेंडा 21 में क्या है। तो देखिए ये जो डिक्लेरेशन था 1992 इन ब्राजील, क्या ब्राजील में हेल्ड किया गया था 1992 में इन ब्राजील। देखिए ये डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर, जो डिक्लेरेशन था बड़े बड़े देशों के लीडर के बीच में साइन किया गया था इन 1992 में एट द यूनिसेट मतलब कि यूएनसीडी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। देखिए यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक संस्था है यूएनसीईडी, क्या यूएनसीईडी। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि साइन हुआ था, जिसमें 100 से अधिक लीडर लोग क्या किए थे, इसमें पार्टिसिपेशन किए थे। और उसका मेन पर्पस क्या था, एम क्या था, और किसके लिए ये मतलब जो कॉन्फ्रेंस किसके लिए होता है, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ था, या एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के लिए, मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, मतलब इक्वली डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए ब्राजील में रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था। बात समझ में? इन 1992 में। अब हम देखते हैं इसका एम क्या था, मेन पर्पस क्या था, अचीव द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमको क्या करना है कि हमको वो चीज लक्ष्य को प्राप्ति कर लेना है। ग्लोबल डेवलपमेंट का मतलब कि सारे देश का क्या हो, सारे देश का क्या हो,
मतलब समान मात्रा में डेवलपमेंट हो। बात समझ में? एक नहीं कि एक देश गरीब है, एक देश बहुत धनी है। बात समझ में? जैसे कि अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश है जो कि अभी भी भुखमरी के क्राइसिस में, जैसे कि आप लोग केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, जिम्बिया हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, माली मलावी हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया, ये सब जो एरिया है ना अभी, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस है। यहाँ पर जो ब्राजील में जो लोग रहने वाले हैं और केनिया में रहने वाले हैं, युगांडा, बोत्सवाना, नाइजर, चाड, ये सब जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो है एरिया, ये बहुत ही मतलब मिनरल्स, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत मात्रा में है, लेकिन वहां के लोग टेक्नोलॉजी के अभाव के होने के कारण वो उस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश और जो अपना जो ब्रिटेन है, जो अमेरिका है, उससे भी क्या पिछड़े हुए हैं। बात समझ में आया? जैसे कि आप लोग सीरिया में देखते हैं कि हमेशा बम ब्लास्ट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेस है, लेकिन वहां पर टेक्नोलॉजी का अभाव है। वहां पर पेट्रोलियम है, देखिए अमेरिका पेट्रोल बेच बेच के धनी हो गया, सऊदी अरब पेट्रोल बेच बेच के धनी हो गया, लेकिन वैसे ही जो सीरिया है, सीरिया में भी पेट्रोल है, बहुत मात्रा में पेट्रोल है, लेकिन वहां के सीरिया के लोगों के पास टेक्नोलॉजी का अभाव होने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि अपने यहाँ के पेट्रोलियम को नहीं यूज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब कि अपने यहाँ के जो पेट्रोलियम को नहीं यूज कर पा रहे हैं, मतलब उनके यहाँ टेक्नोलॉजी का अभाव। जब टेक्नोलॉजी का अभाव होगा तो मतलब कि वो रिसोर्सेज को नहीं यूज कर पा रहे हैं, जब रिसोर्सेज को नहीं यूज कर पा रहे हैं मतलब अपने आप को डेवलप भी नहीं कर पाएंगे, अपने आप पे झगड़ते रहेंगे। बात समझ में आया? तो ये सारी चीजों सरकार ने तय किया रियो डी जेनेरियो समिट के अंदर में कि जो डेवलपमेंट हो सारे देशों का हो, एक साथ किसी एक देश का ना हो। उसी में तय किया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, चाहे अमेरिकन कॉन्टिनेंट, चाहे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हो, चाहे अपना जो यूरोप कॉन्टिनेंट हो, सारे लोगों का क्या हो सके, समान रूप से क्या हो सके, समान रूप से विकास हो सके, ये सारे चीजें उसमें तय किया गया। रियो डी जेनेरियो समिट इन ब्राजील, हेल्ड इन ब्राजील इन 1992 में। बात समझ में आया? अब देखिए एजेंडा इसका मेन, अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि इसका मेन एम क्या था। तो आप लोग एक नंबर में आ सकते हैं, 1 मार्क्स में आता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। अब इसका एजेंडा क्या था? टू कॉम्बैट द एनवायरमेंटल डैमेज। अब हमको क्या करना है कि जो हम एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं उसको हम क्या कर सकें, फिर से उसको फुलफिल कर सकें। जैसे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इतना मात्रा में फैल गया, उसको क्या कर सकें, जैसे कि हमारा जो ग्लेशियर है, हमारा जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, अब सारा बर्फ पिघल रहा है धीरे धीरे। अब बर्फ पिघल रहा है तो धीरे धीरे बर्फ पिघल रहा है तो क्या होगा कि हाँ इतना बर्फ पिघल जाएगा कि सारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा समुद्र में। और सारा पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगा तो एक ग्लोबल इन्वायरमेंट आ रहा है कि नहीं, ग्लोबल जैसे क्राइसिस हो रहा है कि नहीं। इस क्राइसिस को रोका जाए, जो डैमेजिंग हुआ है उसको क्या किया जाए, रिकवर किया जाए। बात समझ में आया? तो वो चीज रिकवर करने के लिए टू कम्बैट द एनवायरमेंट, मतलब हमको फिर जो डैमेज हम लोग किए हैं, जो हमारे जो इंसान जो डैमेज किया है, अपने रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइटेशन किया अपने डेवलपमेंट के लिए, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। मतलब कि जितना हमने कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निकाला है उसको हम क्या करें, उसको हम मेंटेन करने का प्रयास करें। बात समझ में? और जो अर्थ का जो टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है, जो 2 डिग्री सेल्सियस जैसे हमारा भारत है, तो 2070 तक तय किया है कि हमारा जो भारत है 2070 मतलब 2070 तक अपना जो इंडिया है वो क्या करेगा, कार्बन इमिशन जो कार्बन प्रोड्यूस है उस कार्बन प्रोड्यूस को 0 पर ला देगा। और हर देश अपने अपने स्तर पर, अमेरिका 2030 तक किया है कि 2030 तक, हम 2040 तक किया है, 2040 तक हम क्या करेंगे, नेट 0 कर देंगे, मतलब कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे। वैसे ही हम क्या कहलाता है, ब्रिटेन है, हर देश अपने अपने स्तर पर हर लोग किया है, पाकिस्तान भी किया है, लेकिन पाकिस्तान बोलते हैं बम फोड़ेंगे। बात समझे? उसको पाकिस्तान को नहीं बात लेना है, हमको एक बात समझना है कि रियो डी जेनेरियो समिट में इसका मेन यही था कि जो सोशल डेवलपमेंट हो और उसके साथ में जो हमने जो नेचुरल को जो डैमेज किया है, नेचुरल वेजिटेशन को डैमेज किया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जितना हमने प्रोड्यूस किया है उसको क्या करें, उसको फिर से मैनेज करें जो पहले था। बात समझ में? उसमें वो चीज तय किया गया था रियो डी जेनेरियो समिट इन 1992 के दौरान। अब देखिए, अब इसके साथ में पॉवर्टी मतलब बहुत सारा गरीबी था। क्या था? देखिए एजेंडा यही था कि जो एनवायरमेंट को क्या किया जाए, जो डैमेज है उस एनवायरमेंट को फिर से उसको रिकवरी किया जाए। इसके साथ में पॉवर्टी जितना था उसको मतलब कि उसको लाइन पर लाया जाए कि मतलब भूखमरी, पॉवर्टी मतलब भूखमरी होता है कि भूखमरी से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी बोलते हैं अफ्रीका में अभी भी युगांडा ऐसा देश है कि वहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 में से 1 बच्चा मर जाता है बिना खाए हुए, मतलब उसको खाने पीने को नहीं मिलता है। ये सा रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट IMF इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। IMF इस सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग जाइएगा तैयारी करने के लिए, तो उसके बाद आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद में डिजीज मतलब जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस अपना इंडिया तो बना लिया, कोरोना वायरस तो इंडिया तो बना लिया, अमेरिका भी बना लिया, ब्रिटेन भी बना लिया, मतलब जो टेक्नोलॉजी के माध्यम में, मतलब टेक्नोलॉजी में क्या थे, एकदम पूर्णतः फुलफिल थे, पूर्णतः क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, और उनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव नहीं था, तो क्या किया, अपने आप वो डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए दवाई बना ली।
लेकिन अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री जिसमें 38 कंट्री थे जिसमें क्या किए थे कि वो लोगों ने अपना कोरोना का वायरस का अभी तक भी ऐसा है कि कोरोना वायरस का वो लोग मेडिसिन नहीं तैयार कर पाए हैं। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने एक सोशल डेवलपमेंट काम किया जो कि एजेंडा 21 के ही अंतर्गत कह सकते हैं कि जो भी मेडिसिन की आवश्यकता जो गरीब देश थे उनको भी क्या किया, अपना जो मेडिसिन बना था फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपोर्ट किया। जैसे मालदीव नाचते फिरते रहता है चाइना के पास में, मालदीव देखिएगा कि वहां के जो प्रेसिडेंट बना है वो क्या है, चाइना के पास जाकर के अब कह रहा है कि हम भारत के साथ में नहीं रहेंगे, अब चाइना के पास रहेंगे। तो कहने का मतलब वो भी चाइना के पास जा रहा है, लेकिन मालदीव को सारा जो एड था, एड मतलब कि जो मेडिकल इक्विपमेंट था, एड था, सारा कोरोना के दौरान में सारा भारत प्रोवाइड किया था। आज श्रीलंका है, उसके बाद में बहुत सारा ऐसे बहुत माली मलाविया है, ये सब और जिम्बाब्वे है, ये सारे चीज को, ये सारे देशों को भारत ने क्या किया था, अपना जो मेडिसिन था उसको प्रोवाइड किया था ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। अभी भी भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करता है कि अपने जो कंट्री, अफ्रीकन कंट्री जो गरीब देश है वहां पैरासीटामोल ट्रांसफर करता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होता है उसको ट्रांसफर करता है। तो वे सारे भारत जो कि ये सब सारे चीज को फॉलो कर रहा है एजेंडा 21 के अंतर्गत। तो वही बोला है कि डिजीज को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो भारत देखिए वही एग्रीमेंट कहलाता है कि भारत क्या करे, एजेंडा 21 के ही अंतर्गत क्या कर रहा है, हर देशों को सहायता कर रहा है। अभी भी देखने को मिल रहा है, आप लोगों के सामने ही देखने को मिल रहा है कि वही डिजीज को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। इसके साथ में थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन हमको क्या करना है कि ग्लोबल कोऑपरेशन मतलब सारे देश को एक साथ ला करके, एक साथ आ करके जो समस्याएं पैदा हो रही है उसको क्या किया जाए, सोल्व किया जाए। इसके साथ में एंड द कॉमन इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट है, और उसके बाद म्यूचुअल नीड्स एंड द शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो कॉमन इंटरेस्ट है और उसके साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी चीज देखिए हम अच्छा समझा देते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है तो हम क्या करेंगे, सारे देश के साथ मिल करके और सारे देश यूनाइटेड नेशन के अंदर जाएंगे, हम अपने बात को रखेंगे, हमारे यहाँ क्या हुआ, प्लेग फैल गया है, जल्दी से जल्दी अमेरिका और ब्रिटेन और भारत सहायता करे। तो क्या करेगा, सारे देश एक साथ आकर के उस देश को सहायता करेगा। वही बोला जा रहा है कि कॉमन, क्या बोला है इसमें, क्या है, कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल एंड नीड्स द शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया जाए, शेयर किया जाए। जो आपके अंदर प्रॉब्लम है उसको, उस प्रॉब्लम को दूसरे देशों को शेयर किया जाए ताकि वो देश आपको मदद कर सके। बात समझ में आया? अब यहां तक नहीं पढ़ा। और उसके बाद में एनवायरमेंट लोकल द गवर्नमेंट शुड ड्रॉ द लोकल एजेंडा 21। अब इसी के एजेंडा 21 के ही अंदर क्या कहा गया कि जो एनवायरमेंट है उसको क्या किया जाए, रोका जाए। और किस लेवल पर रोका जाए, ऑब्जेक्टिव इसका यही था, किस लेवल पर रोका जाए। एवरी लोकल गवर्नमेंट, मतलब जितने भी लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट कहां से स्टार्ट होता है, पंचायती से, पंचायती के बाद जिला से, जिला के बाद स्टेट से, स्टेट के बाद सेंटर से, मतलब 4 है कि नहीं है। तो ये सारे स्तर तक क्या किया जाए, ये सारे स्तर तक ये सब चीज को, भावनाओं को क्या किया जाए, फैलाया जाए ताकि लोगों में एक दूसरे से क्या हो, कम्युनिटी जो स्टेबिलिटी है बैठ सके। बात समझ में? अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं एजेंडा 21। हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। एजेंडा 21 में क्या हुआ, देखिए, इन समिट पार्टिसिपेटेड मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट। इस समिट में कितने लोग पार्टिसिपेट, मतलब 100 से अधिक लोग, मतलब 100 से अधिक देशों के लोग क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करते थे। मीट इन द रियो डी जेनेरियो, द समिट कन्वेंड फॉर द एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। और इसमें क्या तय किया गया कि जो एनवायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको क्या किया जाए, उसको खत्म करने का प्रयास किया जाए, उसको मतलब उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाए। जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम आ रही है, एनवायरमेंट को क्या किया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, उसको बचाया जाए। इसके लिए रियो डी जेनेरियो समिट इन 1992 में क्या किया जाता, 100 से अधिक लोग पार्टिसिपेशन किए थे। उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, मतलब यही वहां पर बताए हैं, सोशियो इकोनॉमिक्स वही बोला जाता है कि जो साथ में सारे देश आपस में आकर के, और नहीं, सारे देश के जो जितने भी लोग हैं उसके बीच में रिसोर्सेज का बंटवारा समान हो और सारा देश, सारा समाज एक साथ आगे की ओर बढ़े, वही बोलता है सोशियो इकोनॉमिक्स। बात समझ में? एंड द ग्लोबल लेवल, किस लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर। तो ये चीज। और उसके बाद में द रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट द प्रिंसिपल। और उसे देखिए, रियो डी जेनेरियो में एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल हमको तय किया गया। क्या फॉरेस्ट प्रिंसिपल तय किया गया? हम लोगों ने यह तय किया कि जो एजेंडा 21 है वो एजेंडा 21 इंट्रोड्यूस इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील 1992 में। तो हमने क्या किया कि उसमें तय किया कि 33% ऑफ द फॉरेस्ट एंड द एडॉप्टेड द एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंतर्गत हमने 33% फॉरेस्ट को क्या किया, एडॉप्ट किया। अभी नहीं समझ में आ रहा 33% फॉरेस्ट क्या होता है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए 33%, देखिए एजेंडा 21 यहां पर हम बता दिए,
एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 में हमने तय किया कि जो 33% फॉरेस्ट क्या किया जाए, अपने एरिया में रिकवर रिजर्व रखा जाए। जिससे वही बोला कि हम लोग क्या किया, अप्रोक्सीमेटली मोर देन द 33% फॉरेस्ट एडॉप्टेड इन एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंतर्गत हमको 33% क्या किया, फॉरेस्ट एरिया एकदम रिजर्व किया जाए। जिससे हर देश के लिए ये सब रिस्ट्रिक्शन लगा, जिससे कि हर देश के लिए रिजर्व। देखिए अपना मान लेते हैं इंडिया है, अपना जो इंडिया है, तो इंडिया के अंदर में बहुत सारा स्टेट है, तो स्टेट बहुत सारा है, तो इस स्टेट के अंदर में तो अपना इंडिया है, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट है। तब देखिए अपना मान लो बिहार है, तो बिहार में जो फॉरेस्ट होगा वो फॉरेस्ट 33% तक रहना चाहिए। सबसे अधिक फॉरेस्ट डेंसिटी कहाँ दिखाई पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर अरुणाचल सबसे अधिक फॉरेस्ट डेंसिटी, और सबसे कम फॉरेस्ट डेंसिटी कहाँ पर, लद्दाख में। कहाँ पर, लद्दाख में। ये सारी चीजें, तो हम देखिए अरुणाचल प्रदेश में 33% से ज्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है, लेकिन बिहार में 33% से कम फॉरेस्ट पाया जाता है, 33% से कम। तो मतलब जो रियो डी जेनेरियो समिट है, रियो डी जेनेरियो समिट में एजेंडा 21 के अंतर्गत तय किया गया कि जो फॉरेस्ट का जो एरिया होना चाहिए कितना होना चाहिए, 33%। मतलब फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, 33%। लेकिन बिहार में क्या है, 33% से कम फॉरेस्ट है। कहने का मतलब कि हमने क्या किया, एजेंडा 21 के रूल्स को फॉलो नहीं किया। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हमको कितना फॉरेस्ट रखना है अपने एरिया में, 33%। अब सर बोले कि हर स्टेट अपने तौर पर रखेगा। हाँ, अगर मान लेते हैं ये मान लेते हैं कि गुजरात है, गुजरात अपने आप में एक स्टेट है, तो गुजरात को अपने आप में क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा। अब गुजरात के पास मान लेते हैं 100% लैंड है, तो अब गुजरात को अपने आप में 100% लैंड, तो गुजरात अपने आप में तय करेगा कि हमको कितना है, 100% में 33% जो एरिया होगा वो किसके लिए प्रोटेक्शन होगा, वो किसके लिए प्रोटेक्शन होगा, वो फॉरेस्ट के लिए होगा, अदर के लिए नहीं होगा। तो वही बोला जा रहा है अपना जो इंडिया है, अपना जो जम्मू कश्मीर है, कहीं भी कोई भी स्टेट है, अपने इंडिया के अंदर का स्टेट के बता रहे हैं कि हर इंडिया का स्टेट अपने आप में क्या रखेंगे, 33% फॉरेस्ट रखना ही रखना है। बात समझ में। लेकिन अभी भी हमारा जो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हमारे जो नीतीश कुमार सरकार ने ऐसा नियम बहुत सारा लाया कि 33% जो फॉरेस्ट को डेवलपमेंट किया जाए, 33% एजेंडा 21 के लक्ष्य को प्राप्ति किया जा सके और ग्लोबल एनवायरनमेंट को रोका जा सके। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट जो क्राइसिस है उसको रोका जा सके, उसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टेप उठाया, जिसमें जल जीवन हरियाली मिशन इसके अंतर्गत आता है। बात समझ में। जिसमें तय किया गया कि 33%, और लेकिन लक्ष्य को प्राप्ति करने के हम लोग नजदीक में 33% नहीं है, लेकिन 33 के परसेंट के कम ही है। बात समझ में। तो हर स्टेट में कितना परसेंट होना चाहिए, 33%। कितना परसेंट, 33%। अब यहाँ पर देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पर देखिए पूछता है क्वेश्चन, सस्टेनेबल व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग को बताया था कि वैसा हम लोग उसी टॉपिक में सेव किया था। अब आगे चलते हैं। देखिए एजेंडा 20 रियो डी जेनेरियो समिट 1992 वाला हम समझ लिए। इसका डिक्लेरेशन समझ लेते हैं। डिक्लेरेशन में क्या क्या बताया गया था। डिक्लेरेशन देखिए अलग से देखिए, अब इसमें 5 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका डिक्लेरेशन बताइए। तो व्हाट इज द मेन डिक्लेरेशन, द डिक्लेरेशन अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमको क्या करना है कि ग्लोबल डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल है इसको क्या करना है, अचीव करना है। और दूसरा में क्या कह रहे हैं, कॉम्बैट द एनवायरमेंट द डैमेज पॉवर्टी डिजीज। अब वो हमको जो एनवायरमेंट को बर्बाद किए थे, मतलब कि कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेज, मतलब कि जो हमने एनवायरमेंट को जो डैमेज किया है हमको क्या करना है, कॉम्बैट करना है, फिर से उसी एनवायरमेंट के ऊपर आना है। मतलब जो हमने बर्बाद किया उसको, जो हमने एनवायरमेंट को जितना बर्बाद किया, एक्सप्लॉइटेशन किया, उसको फिर से हम क्या कर सके, उस एनवायरमेंट को रिकवरी कर सके। उसके बाद में लोकल किस स्तर पर उस एनवायरमेंट को, मतलब कि देखिए वहां पर तय किया गया, लेकिन किस स्तर पर करें, ये मतलब कि देश के लेवल पर करें कि स्टेट के लेवल पर करें कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। तो हमको तय किया गया कि नहीं, ना स्टेट ना डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट, लोकल मतलब कि मुखिया, सरपंच, इन लोगों के आधार पर हम लोग क्या करें कि जो हमारा जो ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग मुखिया के तौर पर, जो मुखिया जो छोटा स्टेट, मतलब जो छोटा हमारा जो कहाँ गया जी, ग्लोबल मतलब लोकल गवर्नमेंट, जो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है, मुखिया है, तो उस मुखिया के स्तर पर हम क्या करें, मुखिया के स्तर पर हम क्या करेंगे, वहां पर जो भी फॉरेस्ट है, अपने विलेज में जो फॉरेस्ट है, छोटा छोटा जो जंगल है, उसको क्या करें, प्रोटेक्ट करें। तब हमारा जाके जब हमारा जिला संपन्न रहेगा, जब हमारा पंचायत संपन्न होगा फॉरेस्ट के मामले में, तब हमारा जिला संपन्न होगा। जब हमारा जिला संपन्न होगा पंचायत के मामले में, तो हमारा स्टेट होगा। स्टेट जब हमारा संपन्न होगा, तब हमारा जो हमारा केंद्र सरकार होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। बात समझ में। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो हमारा देश होगा, और हमारा देश होगा तो फिर हर देश ऐसे ही सोचने लगे तो हमारा दुनिया ही मतलब क्या हो जाएगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट से मुक्त हो जाएगा।
अब यहाँ पर ग्लोबल कोऑपरेशन, हमको रियो डी जेनेरियो समिट में एजेंडा 21 में ये भी तय किया कि जो कोऑपरेशन है उसको क्या किया जाए, अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीड्स फॉर द शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपने इंटरेस्ट के पॉइंट के साथ साथ अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको शेयर किया जाए। बात समझ में? तो आप लोग को बोलना पड़ेगा व्हाट आर द मेन डिक्लेरेशन ऑफ द रियो डी जेनेरियो समिट, आपको इतना चीज बात में लिखना पड़ेगा। अचीव द ग्लोबल सस्टेनेबल एंड कॉम्बेट द एनवायरमेंट डैमेज ऑफ पॉवर्टी डिजीज, लोकल गवर्नमेंट शुड बी द ड्रॉ द लोकल एजेंडा। बात समझ में? यहाँ तक आप लोग को डालना पड़ेगा। अब हम देखते हैं आगे, इसमें देखा रिसोर्सेज ऑफ प्लानिंग, रिसोर्सेज के लिए कौन कौन से प्लानिंग है, तो रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग देख लेते हैं। तो 3 स्टेप फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, मतलब देखिए अपने अब इंडिया, देखिए हमने पक्का पढ़ा कि हमने एक इंटरनेशनल के तौर पर पढ़ा कि रिसोर्सेज को कौन कैसे तरह से यूज कर सकते हैं। अब हम अपने इंडिया के पॉइंट से भी से पढ़ेंगे। हम अभी पढ़ रहे थे एजेंडा 21 के अंतर्गत क्या क्या हमको मतलब कि जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्शन करना है। अब हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज ऑफ प्लानिंग, कौन कौन से रिसोर्सेज है अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एरिया में रिसोर्सेज है, बस समझिए। अब देखिए उसके बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर करेंगे कि हम क्या करेंगे कि जो हम मान लेते हैं कि प्लानिंग करेंगे कि जिससे सुनिए, अगर मान लो छत्तीसगढ़ में हमको क्या माइंस मिल गया, तो माइंस मतलब कोल मिल गया, तो कोल को क्या करेंगे, उस कोल को निकालने के लिए क्या करें, प्लानिंग करेंगे। एक कूद जाएंगे, नहीं कूदेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम प्लानिंग करेंगे किस एरिया में खुदाई करने पर हमको क्या करना, क्या मिलेगा, ये मतलब कि पेट्रोलियम मिलेगा, और उसके बाद में ओवरऑल डेवलपमेंट हम प्रयोग करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, और अगले सेशन में भेंट होगा आप लोगों से। थैंक यू।